नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री आज असम में कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 7 कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण भी करेंगे और 7 अन्य की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट की क्वार पनबिजली परियोजना को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने नक्सली क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में परिवर्तित करने की भी अनुमति दी। सरकार ने आगामी खरीफ फसलों के लिए फॉस्फेट युक्त उर्वरकों पर 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत विश्व के साथ अपनी शर्तों पर काम करेगा, किसी की परछाई बनने का दौर समाप्त। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आज से बांग्लादेश और भूटान की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में कल रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अंतिम गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर होंगे। वे दिन में लगभग 11 बजे कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन पूरे क्षेत्र में शांति पहल के लिए महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री इस जिले में एक कृषि और पशु कॉलेज तथा 2 मॉडल डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। कार्बी आंगलोंग जिले से ही प्रधानमंत्री असम में अमृत सरोवर स्कीम का उद्घाटन करेंगे। कार्बी आंगलोंग जिले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ जिले में और एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 7 कैंसर केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। डिब्रूगढ़ जिले से ही प्रधानमंत्री 7 और नए कैंसर केयर हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे। अमीनुल हक ज़ुद्दार, कार्बी आंगलोंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 540 मेगावाट की इस परियोजना पर 45 अरब रुपए से अधिक की लागत आएगी। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट NHPC की कंपनी है, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट, इसकी एक सब्सिडरी है, वो बनाएगी। इसमें 51% शेयर NHPC का और 49% शेयर जम्मू कश्मीर के स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का होगा। आत्मनिर्भर बिजली के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों की भी स्वीकृति दी गई। श्री ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल प्रति बोरी सब्सिडी की दर 50% से अधिक बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर लगभग 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की स्वीकृति दी गई। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की भी स्वीकृति दी। भारतीय रसायनों के निर्यात में वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 106% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में भारत का रसायन निर्यात रिकॉर्ड 29 अरब 29 करोड़ 60 लाख डॉलर रहा। वर्ष 2013-14 में ये 14 अरब 21 करोड़ डॉलर था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि निर्यात में यह वृद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगी। उन्होंने कहा कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, कृषि रसायन, रंजक और विशेष रसायनों का निर्यात बढ़ने से ये उपलब्धि हासिल की जा सकी है। भारतीय जीवन बीमा निगम का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO 2 मई को प्रमुख निवेशकों के लिए और 4 से 9 मई तक आम लोगों के लिए खुलेगा।
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिनकांत पांडे ने बताया कि ये देश में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इसका ऑफर साइज 5 से घटाकर 3.5% कर दिया गया है। निगम के अधिकारियों ने कहा कि कुल आईपीओ का मूल्य 21,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने बताया कि निगम 22 करोड़ 13 लाख से अधिक के शेयर 902 रुपए से 949 रुपए प्रति शेयर की दर से बेचने जा रहा है। जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारकों को प्रति शेयर 60 रुपए की छूट मिलेगी, जबकि निगम के कर्मचारी और संस्थागत निवेशक प्रति शेयर 45 रुपए की छूट के हकदार होंगे। 17 मई को यह आईपीओ शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश में कोविड महामारी की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो संवाद में इस बात पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति को देखते हुए भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय पहले की तुलना में ज्यादा आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 1,88 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 17 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 27 लाख बच्चों को टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। पहले चरण में प्रधानमंत्री जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता छठे भारत जर्मनी संवाद की सह अध्यक्षता भी करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। वे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। श्री मोदी डेनमार्क की मेजबानी में हो रहे दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज बांग्लादेश और भूटान की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आज ढाका पहुंचेंगे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमिन से मुलाकात करेंगे। अपनी भूटान यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुक, भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते छरिंग और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर की इस यात्रा के दौरान दोनों पक्ष परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत विश्व के साथ अपनी शर्तों पर काम करेगा। उन्होंने कहा कि आदेश के अधीन काम करने का दौर अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि आदेश के अधीन काम करने और किसी देश की परछाई बनने का युग अब समाप्त हो चुका है। विदेश मंत्री ने कहा कि किसी देश को खुश करने की बजाय हम अपने अस्तित्व के आधार पर संबंध रखना बेहतर समझते हैं। Have to be confident about who we are. I think it's better to engage the world on the basis of who we are rather than try and please the world as a pale imitation of what they are. This idea that others define us, that somewhere there we need to get approval of other quarters, I think that's an era we need to put behind us. विदेश मंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों में भारत को क्षमता निर्माण की अपनी शक्ति के साथ वैश्वीकरण के दूसरे चरण में होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के मित्री गांव इलाके में सुरक्षा बलों के साथ रात भर चली मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान एजाज हफीज और शाहिद अयूब के तौर पर हुई है। मार्च और अप्रैल में पुलवामा जिले में अन्य राज्यों से आए मजदूरों पर हुए हमले में भी इनका हाथ था। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मुठभेड़ के बारे में आकाशवाणी को जानकारी दी। पुलवामा जिले में बीती रात एक खास इत्तला के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन को आज ही सुबह खत्म किया गया, जिसमें 2 खूंखार आतंकी मारे गए हैं। दोनों के दोनों आतंकी अल बदर से संबंधित हैं और इनसे बड़ी मकदार में हथियार और असला पकड़ा गया है। ये लोग पिछले कुछ 2 महीनों के अंदर बहुत सारी सिविलियन किलिंग के अंदर और सिविलियन के ऊपर अटैक करने की कार्रवाइयों में शामिल थे। इन दोनों के मारे जाने से इस इलाके में काफी राहत का माहौल जो है वो बना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश आज कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की और विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा से मिलेंगे।
वे कुछ स्थलों का दौरा भी करेंगे। श्री गुतरश मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद यूक्रेन पहुंचे। इससे पहले क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र की स्थिति स्पष्ट की तथा मानवीय सहायता और लोगों को सुरक्षित निकाले जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2G मोबाइल सेवाओं को 4G सेवाओं में बदलने के लिए सामाजिक सेवा दायित्व कोष को स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इससे इन क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और डाटा सेवा सुलभ होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत वाम उग्रवाद क्षेत्रों में 4G सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 2542 मोबाइल टावरों को उन्नत बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थलों से 6000 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजित एक विशेष बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में संवाद का खास महत्व है और धर्मगुरुओं के साथ संवाद के जरिए ही सरकार ने उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले लाउड स्पीकरों को हटाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि सरकार हर किसी की आस्था का सम्मान करती है, लेकिन इसके बेवजह प्रदर्शन से दूसरे लोगों को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानकारी दी है कि कल रात तक 6031 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे थे। इसके साथ ही धार्मिक स्थानों पर लगे 29,674 लाउड स्पीकरों की आवाज भी निर्धारित मानकों के अनुसार कम कराई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि ऐसे लाउड स्पीकर जो अभी भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए ताकि और लोगों को परेशानी न हो। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में आजादी से अंत्योदय अभियान का शुभारंभ करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 90 दिन के इस अभियान का उद्देश्य 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों में अत्यंत वंचित व्यक्तियों तक केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाएं पहुंचाना है। ये जिले देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले 99 स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थल से जुड़े हैं। इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों, पंचायती राज संस्थाओं, महिलाओं तथा युवा समूहों और विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार आज से पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में पूर्वोत्तर महोत्सव का आयोजन करेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुसार 7 दिन के इस आयोजन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र की उपलब्धियों को सामने लाना है। आयोजन की निहित भावना है, हम किसी से कम नहीं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय राष्ट्रीय सुशासन पर अनेक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। ये वेबिनार इस वर्ष अप्रैल महीने से अगले वर्ष मार्च तक आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ करेंगे। प्रत्येक महीने किसी विशिष्ट क्षेत्र या थीम पर एक वेबिनार होगा। इस श्रृंखला में पहला वेबिनार सेवाओं में सुधार विषय पर है। पहला लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय संगीत उत्सव शनिवार से लेह में शुरू होगा। 4 दिन का ये उत्सव भारतीय सेना के लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर द्वारा युवा भागीदारी के तहत आयोजित किया जा रहा है। हमारे लेह संवाददाता की ये रिपोर्ट। लद्दाख के लिए यूथ एंगेजमेंट के हिस्से के रूप में भारतीय सेना मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को आहुति देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने और स्थानीय प्रतिभा और संगीत को एक मंच प्रदान करने के लिए लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह का आयोजन कर रही है। लेह के कर्नल सोनम वांगचुक स्टेडियम में 30 अप्रैल से शुरू होने वाले महोत्सव में 6 स्थानीय संगीत समूहों और सेना बैंड के साथ इंडियन ओशन, टेक्सो सिस्टर नागालैंड, पराशर बैंड और जॉय बॉर्वा बैंड जैसे प्रमुख बैंड भाग ले रहे हैं। लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह के समापन 4 मई को रेजंगला युद्ध स्मारक में होगा। उत्सव के हिस्से के रूप में भारतीय सेना लेह युद्ध स्मारक से एक मोटरसाइकिल रैली भी आयोजन कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए।
या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए FOSCOS पोर्टल foscos.gov.in/visit करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री आज असम में कार्बी आंगलांग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 7 कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण भी करेंगे और 7 अन्य की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट की क्वार पनबिजली परियोजना को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने नक्सली क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में परिवर्तित करने की भी अनुमति दी। सरकार ने आगामी खरीफ फसलों के लिए फॉस्फेट युक्त उर्वरकों पर 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत विश्व के साथ अपनी शर्तों पर काम करेगा, किसी की परछाई बनने का दौर समाप्त। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से बांग्लादेश और भूटान की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और IPL क्रिकेट में कल रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अंतिम गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। मुंबई में IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया है। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 195 रन बनाए। जवाब में गुजरात ने 5 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। PV सिंधु, साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत ने कल मनीला में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। लक्ष्य सेन को चीन के ली शी फेंग से और साई प्रणीत को इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से हार का सामना करना पड़ा। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल चरण आज रात से शुरू हो रहा है। पहले सेमीफाइनल में मेजबान केरल का मुकाबला कर्नाटक से होगा। मैच मंजेरी के पायानाड स्टेडियम में रात 8:30 बजे से शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल मणिपुर का मुकाबला पश्चिम बंगाल से होगा। फाइनल मैच 2 मई को खेला जाएगा। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के 5वें दिन कल बेंगलुरु में 87 किलोग्राम महिला वर्ग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में एन मारिया ने नया रिकॉर्ड बनाया। मंगलौर विश्वविद्यालय की स्वर्ण पदक विजेता मारिया ने 129 किलो वजन उठाते हुए इस साल की राष्ट्रीय चैंपियन मनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ा। जैन विश्वविद्यालय 11 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ सूची में सबसे ऊपर बना हुआ है। अभी तक कुल 63 विश्वविद्यालयों ने पदक हासिल किए हैं। इनमें से 29 विश्वविद्यालयों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है और आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आप तक पहुंचा रहा है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। उत्कल संतान तेबे किंपा तुही भीरू तोहर जननी रोदन करिले कहिबाकू
किंपाडोरू। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम समाज सुधारक मधुसूदन दास का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 28 अप्रैल 1848 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। 1903 में उन्होंने उत्कल सम्मेलनी की स्थापना की, जिसने 1 अप्रैल 1936 को स्वतंत्र ओडिशा के गठन के लिए अभियान चलाया। ओडिशा के पहले स्नातक और अधिवक्ता मधुसूदन दास को महान कुल वृद्ध और उत्कल गौरव की संज्ञा भी दी जाती है। ओडिशा में उनका जन्म दिवस 28 अप्रैल वकील दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पूर्व पुरुष जय करिथिले गंगा ठारू गोदावरी, तांकरी ओरसु जन्म होई तुही केउ गुणे तांकु सरी। मधुसूदन दास ने देश मिश्र आंदोलन की शुरुआत की और पूर्वोत्तर भारत के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान के लिए कठिन परिश्रम किया। उन्होंने एक सफल वकील, समाज सुधारक और देशभक्त के रूप में राष्ट्र की अतुलनीय सेवा की। एक सशक्त कानून निर्माता और पत्रकार के रूप में उन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। वे विधान परिषद और केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बनने वाले ओडिशा के पहले व्यक्ति थे। वो ओडिया, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के सशक्त वक्ता भी थे। एक लेखक और कवि के रूप में देशभक्ति उनके मन में हमेशा सर्वोपरि रही और उनकी समस्त साहित्यिक रचनाओं में अभिव्यक्त हुई। उन्होंने अंग्रेजी और ओडिया दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ अनेक लेख और कविताएं लिखी। उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं उत्कल संतान, जाति इतिहास और जन नीरा उक्ति। जातिरो उन्नति से काहू करिब, स्वार्थे जरब समान, सागुण बिलुआ चिकित्सक हेले सब की पाइब प्राण। मधुसूदन दास का निधन 4 फरवरी 1934 को हुआ। अपनी मृत्यु तक वे अपनी सारी संपत्ति ओडिशा के लोगों के कल्याण में लगा चुके थे। अपने राज्य और देश के प्रति उनका अमूल्य योगदान सदा सर्वदा याद रखा जाएगा। इस महान राष्ट्रवादी नेता मधुसूदन दास को कोटि कोटि नमन। आज हम शहीद केहर सिंह को भी याद कर रहे हैं। जेल में ब्रिटिश अधिकारियों की क्रूर यातनाओं से 28 अप्रैल 1925 को उनकी मृत्यु हो गई थी। होशियारपुर पंजाब के रहने वाले केहर सिंह सभी प्रार्थना सभाओं पर पाबंदी के ब्रिटिश शासन के आदेश के विरुद्ध 1924 में जैतो गुरुद्वारा गंगसर नाभा तक शांतिपूर्ण सिख जत्थे में शामिल हुए। नाभा के प्रशासक विल्सन जॉनसन के आदेश से जत्थे को रोक दिया गया और पुलिस ने इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। केहर सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए और नाभा की बीर जेल में पुलिस की बर्बर पिटाई से उनकी मृत्यु हो गई। भारत माता के इस निर्भीक और साहसी सपूत को हमारा नमन। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां पारी और जागा जागा है सागर, जागो। आज हम स्वाधीनता आंदोलन के कर्मठ कार्यकर्ता नारायण सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। पहले वे महाराष्ट्र के खानदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही थे। अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने खानदेश में ही कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना से मोर्चा लिया। एक मुठभेड़ के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर ब्रिटिश सेना को छोड़ने और उनसे बगावत करने का आरोप लगाया गया। उन्हें 10 वर्ष के लिए काला पानी की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप में ही 28 अप्रैल 1960 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस महान सपूत केहर सिंह को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की एक कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।
वित्त मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति के तौर पर 2,78,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और उस वर्ष के लिए कुछ भी बकाया नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 के 10 महीनों में से 8 का जीएसटी मुआवजा राज्यों को पहले ही जारी किया जा चुका है। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू, मुजफ्फराबाद और गिलगित में आसमान साफ रहेगा। विशाल, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद अखबारों की बड़ी खबर है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बयान को सुर्खी दी है, कोरोना केस बढ़ रहे, सतर्क रहें, बच्चों को जल्द टीका लगाएं। 24वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों से किया संवाद। एनसीआर में संक्रमण की तेज रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। जनसत्ता की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर आम लोगों को राहत दें। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से आपूर्ति श्रृंखला हुई है प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हवाले से पत्र लिखता है, ईंधन महंगा होने से भारत में बड़ी महंगाई। दैनिक जागरण की अहम खबर है, चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में भारतीय रिजर्व बैंक चरणबद्ध तरीके से शुरू करेगा डिजिटल करेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए होगी डिजिटल करेंसी। प्रायोगिक स्तर पर पहले थोक ग्राहकों को मिलेगी ये सुविधा। यूपीआई से अलग होगी ये करेंसी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, रेलवे ने गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए दरवाजे खोले। फर्म, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट समेत कोई भी बना सकता है टर्मिनल। अमर उजाला किसानों को राहत शीर्षक से लिखता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी खाद पर सब्सिडी 50% बढ़ी, महंगी नहीं होगी खाद। सरकारी मदद अब 2,501 रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले पर लोकसत्ता की सुर्खी है, आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को मिलेगा बढ़ावा। स्वनिधि पर कैबिनेट का फैसला अनेक लोगों के जीवन में समृद्धि और सम्मान सुनिश्चित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज असम में कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 7 कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण भी करेंगे और 7 अन्य की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में 540 मेगावाट की क्वार पनबिजली परियोजना को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने नक्सली क्षेत्रों में सुरक्षा स्थलों पर 2G मोबाइल सेवाओं को 4G में परिवर्तित करने की भी अनुमति दी। सरकार ने आगामी खरीफ फसलों के लिए फॉस्फेट युक्त उर्वरकों पर 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत विश्व के साथ अपनी शर्तों पर काम करेगा, किसी की परछाई बनने का दौर समाप्त। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर आज से बांग्लादेश और भूटान की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में कल रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने अंतिम गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।